कहानी गोल्ड के सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए दोस्तों, सुनते हैं लघु कथा काव्य कहानी आदि विधाओं में लिखने वाली स्वतंत्र लेखिका अलका गुप्ता जी की लिखी कहानी हरी बनारसी साड़ी। दोस्तों, इनकी कहानियां प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। एक बार बरसात क्या शुरू हुई। रामपुर गांव से लगभग 15 दिनों के लिए सूरज देवता गांव को बादलों के हवाले कर वहां से अलूप हो गए। अब उनकी अनुपस्थिति में ग्रामवासियों का जो हाल बेहाल हुआ, बस पूछो मत। चारों तरफ पानी ही पानी। आखिर 14-15 दिनों के बाद पुनः सूरज देवता मुस्कुराते हुए प्रकट हुए और गांव ने राहत की सांस ली। सागर की मां शीला ने अच्छी धूप निकलती देख कुछ कपड़ों, लत्तों और अपने पुरानी संदूक को धूप दिखाने के लिए छत पर खोलकर रख दिया। इस काम में सागर ने मां की सहायता करनी चाहिए, लेकिन तभी उसकी गली में नाक कान बींदने वाले की आवाज सुनाई दी। उसका मन हुआ कि वह दौड़कर वहां जाए और अपनी नाक भी बिदवा ले, क्योंकि उसे हमेशा नाक में छोटी सी बाली नथ पहनने का मन होता। लेकिन तभी उसको वो मंजर याद आ गया जब वह अपने कान बिदवा कर आया था तो उसको मां ने कितना पीटा था। उसको बचाने के चक्कर में उसकी बड़ी बहन रजनी को भी कितनी चोट लगी थी। घर में कितनी कलेश बवाल मचा था। इतना बवाल होने पर अभी भी उसे लग रहा था कि जैसे नाक कान छेदने वाला सिर्फ उसे ही बुला रहा हो। वह अपने कानों आंखों को कसकर भींचे एक कोने में दीवार की तरफ मुंह किए, जैसे कि दीवार में समाने को तैयार हो, उससे सटकर खड़ा हो गया। उसने खुद को रोकने का भरसक प्रयास किया, परंतु मजाल है कि उसका मन टस से मस हुआ हो। आखिर वो खुद से हार गया और नाक कान बींदने वाले के पास पहुंच गया और उसने अपनी नाक बिंदवा ली। इसके बाद घर में आने वाले तूफान का उसे पहले से ही आभास था, इसलिए वह दबे पांव छत पर जा पहुंचा। तभी उसकी दृष्टि संदूकों से झांकती रंग बिरंगी साड़ियों में अटक गई। पल भर में उसके अंदर समाया हुआ डर छूमंतर हो गया। साड़ियों को देख सागर के मन में जैसे एक साथ न जाने कितने फूल खिल गए और उनकी चमक और सुगंध के सम्मोहन में वह झट से बक्सों के पास जा पहुंचा। अब उसने एक एक साड़ी को बक्से से निकालना शुरू किया तो उसे लगा मानो उसकी उंगलियां थिरकने लगी हों। उसे लगा जैसे कि कोई खजाना उसके हाथ लग गया हो। वह एक एक साड़ी संदूक से निकाल कभी सूंघता, कभी गालों से लगाता। ऐसा करते हुए वह असीम आनंद के सागर में डूबने लगा। अब से पहले उसने इतनी रंग बिरंगी सुंदर साड़ियां नहीं देखी थी, क्योंकि उसने अपनी मां को जब से उसने होश संभाला है बरसों से वही गिनी चुनी साड़ियों को अदल बदल कर पहनते हुए देखा है। अचानक वह सोचने लगा कि मां के पास इतनी सुंदर सुंदर साड़ियां हैं, फिर वह स्वयं वही पुरानी धोतियां क्यों पहनती हैं? इतनी सुंदर रंग बिरंगी साड़ियों को उन्होंने बक्से में क्यों बंद कर रखा है? तभी अचानक मां की साड़ियों के बीच से एक हरे रंग की बनारसी साड़ी ने उसका एक बार फिर से ध्यान अपनी ओर खींच लिया और पलक झपकते ही सागर ने वह साड़ी संदूक से निकाल ली और कितनी ही देर उसे सीने से लगाकर आंखें बंद कर बैठा रहा। तभी उसके कानों में मां की आवाज पड़ी, अरे सागर। मां की पूरी बात जैसे उसे सुनाई ही नहीं दी। वह अपनी ही धुन में हरी बनारसी साड़ी को सीने से चिपकाए शीला के पास जाकर बोला, माँ यह साड़ी मुझे दे दो ना, बड़ी होकर मैं इसे पहनूंगी, मुझ पर खूब सजेगी, देखो मुझ पर कितनी सुंदर लग रही है। तभी तड़ाक सागर के गाल पर उसकी माँ का एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। सागर की बात सुनकर शीला का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा था। पहनूंगी? ला तो मैं पहनाऊं साड़ी। तभी एक और थप्पड़ सागर के गाल पर पड़ा। अरे करम जले, तो ये कछु समझ ना आत है। सैकड़न बार तो ये समझाए ले कि लड़कन की जून में रहो कर, हमारी मट्टी ये चौ खराब कर रहे हो तू छोरा, चैन ते इज्जत ते जीने दे हमें तू। दोनों हाथ जोड़े शीला रोती हुई चिल्ला रही थी। सागर डरा सहमा अपने दोनों गालों को सहलाता हुआ चेहरे को अपने घुटने में दबाए अपनी मां के चिरपरिचित कोप को झेल रहा था। कुछ ही देर के पश्चात अब शीला का क्रोध ममता के आंसू बन पिघलने लगा था, लेकिन सागर अभी भी घुटनों में सिर छिपाए सुबक रहा था। जब मां का सारा क्रोध आंसू बन बह गया
अरे छोरा, तुझे सब छोरीन वारे काम चौ करते हुए बबुआ। उसने सागर को दुलराते हुए अपनी भीगी आंखों को अपने आंचल से पोंछने के लिए बेटे का चेहरा ऊपर उठाया तो उसकी उंगलियां सागर के बालों में उलझ गईं। इस बार वह फिर से बुरी तरह झुंझला उठी। जय देखो, इतनी बड़ी बड़ी जुल्फें, कहती हुई जैसे ही शीला ने सागर का चेहरा ऊपर उठाया, उसकी आंखें आश्चर्य से फैलती चली गईं। बेटे का चेहरा बहुत ही ध्यान से देखती हुई दांत पीसती हुई बुदबुदाई, अरे मैया रे मैया, जेका छोरा, तू नाक कब छिदा आओ, और जेका बारी बारी, बहुत छोटी सी नथ जैसी बाली। अब शीला की सहन शक्ति शायद जवाब दे गई और फिर वह वहीं अचेत हो गिर गई। जैसे ही शीला अचेत हुई, सागर के मुंह से चीख निकल गई, माँ, दीदी। उसकी चीख सुन उसकी बहन रजनी दौड़ती हुई वहां आई। मामा का शोर सुनकर कुछ पड़ोसी भी वहां इकट्ठे हो गए। रजनी ने जल्दी से माँ के चेहरे पर पानी के छींटे मारे, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। दोनों बहन भाई अपनी माँ को होश में लाने का भरसक प्रयत्न कर रहे थे, परंतु पड़ोसियों को उनकी पीड़ा से कुछ लेना देना नहीं था। वे सब तो तमाशबीन बने, नाक मुंह सिकोड़ते कानाफूसी करने लगे। एक पड़ोसन ने सागर की नाक की बाली को बहुत ध्यान से देखते हुए एक बहुत ही विशेष रूप से ताली बजाते हुए कटाक्ष किया, अरे जे तो सही में वो ही है रे। तभी दूसरी पड़ोसन ने उसका समर्थन करते हुए अपना पल्लू मुंह में दबा हंसते हुए वहां से चली गई। तभी तीसरी पड़ोसन बोली, अरे अब जय मोहल्ला शरीफन के रहवे लायक नाय बच्चों, जय तो अब हिजड़न को मोहल्ला हो गए है। तभी एक अन्य बोली, अरे चलो री, इनको तो अब भगवान ही मालिक है। कटाक्ष करती हुई वहां से चली गई। तभी रजनी ने शीला की बुझे निर्जीव सी आंखों में कुछ हलचल देखी। उसे लगा कि अब माँ को होश आने वाला है, तो इस डर से कि सागर को देखकर माँ फिर से बेहोश न हो जाए, उसने सागर को माँ के सामने न आने की सख्त हिदायत देकर जल्दी से वहां से दूर जाने को कहा। और फिर सागर ने दौड़कर स्वयं को एक कमरे में बंद कर लिया। वैसे यह सब सागर के साथ पहली बार नहीं हुआ था, अक्सर ऐसा ही होता था। माँ के कोप से बचने के लिए वह स्वयं को एक कमरे में बंद कर लेता और शीला अपने सीने पर पत्थर रख दंड स्वरूप उसे 2-3 दिनों तक खाना नहीं देती। और जब बेटा भूखा होता तो उसके गले से भी कहानी वाला उतरता। अब तो सागर की उम्र के साथ साथ उसका यह लड़कियों की तरह सजने संवरने का जुनून भी बढ़ने लगा था। यह तूफान घर में आए दिन आता। सब इसलिए होता ताकि सागर लड़कियों की तरह रहना बोलना बंद कर दे और लड़कों के तौर तरीके से रहना सीख जाए। वह सब सह रहा था। वह रात रात भर रोता रहता, भगवान से पूछता कि उसकी गलती क्या है, उसने उसे ऐसा क्यों बनाया है, वह लड़का होते हुए भी लड़कियों की तरह क्यों रहना चाहता है, उसके अपने ही उसे क्यों नहीं समझते। और अब तो उसका गली मोहल्ले में निकलना भी दूभर होता जा रहा था। उसे देख लोगों के ठहाके लगाना, फप्तियां कसना, भद्दी भद्दी टिप्पणियां करना और कुछ मनचलों द्वारा उसे जबरन मनमानी करना यह सब उसके शरीर के साथ साथ उसकी आत्मा को भी लहूलुहान किए जा रहा था। सागर घर और बाहर किन हालातों और परिस्थितियों से गुजर रहा था, उसके कोमल तन मन पर क्या बीत रही थी, किसी को भी इस बात की कोई परवाह न थी। अब तो उसका स्कूल जाना भी छूटता सा जा रहा था, क्योंकि उसकी अपनी कक्षा का कोई भी छात्र उसे अपने पास बिठाने को तैयार न होता। और वहीं बड़ी कक्षाओं के कुछ छात्र, जो कि गांव के अमीर बाप की बिगड़ी औलादें तथा आवारा किस्म के थे, स्कूल के बाहर छिप छिप कर फोन पर एडल्ट फिल्में देख देख कर अपनी उम्र से पहले ही बालिग हो गए थे। और फिर सागर को अपनी कक्षा में बुलाकर अजीब ढंग से उसके शरीर को इधर उधर से छूते, गंदी हरकतें करते, विरोध करने पर उसे मारते पीटते और छक्का हिजड़ा किन्नर जैसे नामों से चिढ़ाते। अध्यापक से शिकायत करने पर उन्होंने उल्टा उसे ही स्कूल न आने की सलाह दे डाली थी। और अब तो लोगों ने उसकी माँ बहन पर भी टिप्पणियां करना शुरू कर दिया था। अब यह पीड़ा उसके लिए असहनीय हो चली थी और उसकी सहन शक्ति भी जवाब देने लगी थी। सागर ने बहुत कोशिश की, लेकिन अपने अंदर की लड़की को कभी नहीं मार सका। माँ और बहन की पीड़ा को वह समझता था, परंतु जब भी वह बहुत दुखी होता, सागर के कानों में उसकी माँ के शब्द गूंजने लगते, जा इस तरह की जिंदगी ते तो कहूं डूब कर मर जा सागर, तेरो बाप तो पहले हमन ने छोड़कर
पतो न कहाँ जाके मर गए। सालन बीत गए, बाकी कछु साल नए। सबर करके बैठे हैं ना, तेरा वो कर लेंगे सबर। एक दिन सुबह घर में शोर होने लगा। सागर का कमरा खाली था। उसकी काफी तलाश की गई। माँ की ममता रो रही थी, मगर समाज के डर से सोच रही थी कि वह लौटकर कभी ना आए। और ऐसा ही हुआ। इसके बाद 7 वर्ष बीत गए। इस बीच सागर को कभी किसी ने नहीं देखा। गली मोहल्ला सागर को शायद भूल चुका था, लेकिन माँ की ममता और बहन का दुलार हमेशा चोरी छिपे उसे खोजता रहता। दोनों का दिल उसकी सलामती के लिए दुआएं मांगता रहता। और फिर 7 वर्ष बाद एक दिन ऐसा आया कि उस गांव में चारों तरफ उजाला हो गया। अरे भाई, इस घर के साथ साथ गांव की जगमग सजावट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लाइटमैन ने सजावट करने वाले लड़के को आदेश देते हुए कहा। शीला रजनी को अपने घर के साथ साथ गांव की जगमग देख अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। गांव वाले पशोपेश में थे कि आखिर यह सब किसके कहने पर हो रहा है। शीला रजनी भी नहीं जानते थे कि वर्षों बाद उनकी झोपड़ी के भाग्य जगाने वाला कौन है। बस 2 दिन बाद ही तो सागर की बहन रजनी का विवाह होना था। बारात पड़ोस के सबसे रईस घराने से आ रही थी। अब से पहले इस गांव में इतना भव्य और शानदार विवाह का आयोजन नहीं हुआ था। शहर से आई टोलियों ने अपने अपने कार्यभार संभाले हुए थे। रजनी और शीला को बस बैठे बैठे सब देखते रहना था। अब धीरे धीरे सभी गांव वासियों के बीच यही चर्चा फैल रही थी कि विवाह के पूरे आयोजन का खर्च लड़के वाले ही कर रहे हैं। इतना सुशील कुलीन ससुराल और राजकुमार सा वर पाकर रजनी को अपने भाग्य पर जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। और इन अपार हर्ष के क्षणों में बहन को रह रहकर अपना भाई सागर बहुत याद आ रहा था। और शीला भी कभी पति को और कभी बेटे को याद कर अपनी पनीली आंखों को घूंघट की ओट में छिपा लेती। तभी अचानक माता के जयकारे से मानो सारा वातावरण गूंज उठा और फूलों की वर्षा होने लगी। विवाह के उपलक्ष्य में विवाह वाले घर में एक भव्य कीर्तन मंडली का आगमन हुआ था। सागर की माँ बहन, आस पड़ोसी रिश्तेदार, कोई इस बारे में नहीं जानता था कि अचानक ये मंडली कहाँ से आ गई। इस कीर्तन मंडली का मुख्य आकर्षण इस मंडली की एक देवी समान तेज मुख वाली स्त्री थी, जिसकी आयु लगभग 20 या 22 रही होगी। वही मंडली की अगुवाई कर रही थी। उसकी बड़ी बड़ी काजल भरी आंखें, माथे पर लाल सूरज की तरह दमकती हुई बड़ी सी बिंदी, नाक में छोटी सी नथ, कानों में बड़े बड़े से झुमके और लाल साड़ी पहने अलौकिक आभा मंडल लिए सभी का बरबसी ध्यान आकर्षित कर रही थी। सभी उपस्थित लोगों में उस देवी के सामने नतमस्तक होने और आशीर्वाद लेने की होड़ सी लग गई। सभी कह रहे थे, इतनी कम उम्र में चेहरे पर इतना तेज, ये तो साक्षात देवी है लाल साड़ी में। और इसी के साथ माता के जयकारे गूंजने लगे। शीला और रजनी ने उस देवी के स्वागत करते हुए जैसे ही चरण स्पर्श करने चाहे तो उस देवी ने उन्हें हाथ के इशारे से दूर ही रोक दिया और उन्हें पूरी तरह अनदेखा कर जोर से माता का जयकारा लगाया। फिर तो भक्ति की ऐसी लहर उठी, वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो प्रभु भजन कीर्तन में खो गया। जब कीर्तन समाप्त हुआ तो लाल साड़ी वाली देवी ने सागर की माँ और दुल्हन से मिलने की इच्छा जाहिर की और फिर अकेले सिर्फ उस देवी को अंदर कमरे में बिठाया गया। शीला और रजनी को लगा कि शायद उनसे कोई बहुत बड़ी भूल हो गई है। तभी तो पूरे कीर्तन में इस देवी ने उनसे इतनी दूरी बनाए रखी, एक बार भी उनकी तरफ चेहरा नहीं किया, ना उन्हें स्वयं को ठीक से देखने दिया। इसलिए दोनों ने नजरें झुकाए हाथ जोड़े कमरे में प्रवेश किया। जब शीला और रजनी की नजरें फर्श को देख रही थीं, तब लाल साड़ी वाली दुल्हन को स्नेहपूर्वक एकटक बस निहारती ही रह गई। तभी शीला ने अपनी झोली फैला उस देवी के चरणों में बैठ गई और विनती करने लगी, हे माता रानी, हमसे जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा कर दें और आशीर्वाद दें कि हमारे सारे कष्ट दूर हों और सारी खुशियां और जाने वाले लौट आए। बेटी का सुहाग बाग घर संसार सदा सुखी रहे। रजनी और शीला हाथ जोड़े याचना कर रही थी। तभी लाल साड़ी वाली देवी खड़ी होते हुए बोली, खुशियां और जाने वाले लौट आए मतलब माँ जी, कहीं कोई चला गया है क्या? उस देवी ने शीला से पूछा। इस पर शीला की आंखें भर आईं। कुछ भूलना चाहा पर आंसुओं से गला रुध गया। अरे माँ जी,
आप ऐसे परेशान मत होइए प्लीज, देवी ने शीला से प्रार्थना की और आगे बोली, ठीक है माँ जी, आप जैसा चाहती हैं आपकी सभी मुरादें पूरी हो जाएंगी, लेकिन पहले मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। बोलो देवी, इस घर में बहुत वर्षों के बाद कोई रौनक हुई है। हमने बहुत बहुत बुरे दिन देखे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी इच्छा पूरी कर सकें। शीला ने हाथ जोड़ते हुए कहा। कुछ नहीं माँ जी, वह आपके बक्से में जो हरे रंग की बनारसी साड़ी रखी है ना, बस वह दे दो। लाल साड़ी वाले ने हाथ जोड़कर एक झटके में अपनी बात कह दी। जैसे ही सागर की माँ और बहन ने यह शब्द सुने, उन्हें सागर को पहचानने में देर नहीं लगी और फिर तीनों के भीतर जो जज्बातों का तूफान और आंखों में जो समंदर उमड़ा, वह पल में ही सारे गिले शिकवे अपने साथ बहा ले गया और सागर की माँ ने वह हरी बनारसी साड़ी उस लाल साड़ी वाली देवी को दे दी। अभी आप सुन रहे थे अलका गुप्ता जी की लिखी कहानी हरी बनारसी साड़ी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।